हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है स्नोफॉल। कहानी शुरू होती है आर्कटिक ओशन से, जहां हम वहां के रहने वाले एक कबीले को देखते हैं जो ज्यादा बर्फ पड़ने की वजह से अब घर जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच उनकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो उनका साथी नहीं है, लेकिन वो इनकी ही तरफ आ रहा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी को ढूंढ रहा है। पर आखिर ये आदमी है कौन और यहाँ कैसे पहुंच गया, इसके लिए हम चलते हैं फ्लैशबैक में। यहाँ हम चार्ली नाम के आदमी को देखते हैं जो अपनी लाइफ के फुल मजे ले रहा है। उसके डैड एक एयरलाइन कंपनी में जॉब करते हैं और वो पायलट है। तो असल में वो गैर कानूनी काम करता है। वो इस सामानों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। कुछ सामानों को कहीं दूर जाकर छुपाना पड़ता है, तो वो भी आसानी से कर लेता है। अब एक रात बार में वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है, पर इसी दौरान वहाँ एक गरीब आदमी आ जाता है जिसको पैसों की सख्त जरूरत थी। लेकिन वहाँ के लोग उसे पैसे देने के बजाय उल्टा उसे गरीबी का मजाक बनाने लगते। वो चार्ली के पास भी आता है मदद मांगने के लिए, लेकिन वो उसकी मदद नहीं करता, जिसके बाद उस आदमी को बार से बाहर फेंक दिया जाता है। अब जो कि चार्ली का आज बर्थडे है, इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड उसे एक गिफ्ट देती है, लेकिन वो उसे ओपन नहीं करता क्योंकि वो नशे में था। अब वो सो जाता है और अगले दिन उसके पास कॉल आता है कि उसे एक नई जगह जाना है सामान पहुंचाने के लिए। तो वो फौरन रेडी होकर निकल जाता है। अब एयरपोर्ट पे पहुंचने पे उसे कुछ लोग मिलते हैं जिनका सामान उसे छुपाना था, तो वो उनकी चीज़ों को लोड करके उड़ जाता है। अब यहाँ वो इन सारे इलीगल सामानों को छुपाने के लिए हमेशा एक ही जगह जाता था और आज भी वो उसी जगह जाएगा। लेकिन जब वो वहाँ लैंड करता है तो उसे वहाँ कुछ लोग मिलते हैं जो वैसे तो वहाँ कभी नहीं होते थे, लेकिन आज न जाने क्यों चार्ली को थोड़ा अजीब लगता है। अब वो लोग उसके सामानों को उतारने में मदद करते हैं, जिसके बाद वो उन सामानों को छुपा देता है और जाते टाइम वो उन लोगों को चॉकलेट भी देता है। लेकिन वो चार्ली को रोक लेते हैं और उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। उसे पहले तो थोड़ा डर लगता है कि कहीं ये कुछ गलत ना करे, लेकिन बार बार उनके कहने पे वो मान जाता है। वो उसे एक झोपड़ी के पास लेके जाते हैं, जिसके अंदर देखने पर चार्ली को एक लड़की बैठी हुई मिलती है जिसके अंदर से बहुत ही बुरी स्मेल आ रही थी। वो लोग बताते हैं कि इसका नाम जेनी है। ये असल में बहुत बीमार है, इसे टीबी हो गई है और इसका इलाज अगर जल्द से जल्द नहीं हो पाया तो ये मर जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम इसे अपने साथ शहर ले जाओ। लेकिन चार्ली मना कर देता है क्योंकि ऐसे में इन्फेक्शन फैलने का खतरा उसे भी हो सकता है। तो वो जाने लगता है, लेकिन वो लोग उसे रोक कर 2 हाथी के दांत दिखाते हैं जिन्हें वो जेनी के ले जाने के बदले में दे रहे थे। अब ये बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं जिनकी कीमत लाखों में थी। तो चार्ली मान जाता है और जेनी को प्लेन में बैठा लेता है, जिसके बाद दोनों शहर के लिए निकल जाते हैं। अब बीच में चार्ली उसे बहुत कुछ बातें करता है, लेकिन वो कोई भी बात नहीं समझती थी। उसे असल में इंग्लिश आती ही नहीं थी और वो बस चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती है। लेकिन तभी चार्ली नोटिस करता है कि इंजन से कुछ आवाजें आ रही है और फ्यूल मीटर भी डाउन हो रहा है, यानी कि प्लेन का फ्यूल टैंक में होल हो गया है, जिससे प्लेन आसमान में ही बंद हो जाता है और तेजी से नीचे जाने लगता है। अब चार्ली बहुत कोशिश करता है प्लेन को संभालने की, लेकिन अंत में वो जाकर समुंदर के किनारे क्रैश हो जाता है। अब यहाँ तो इनकी मदद करने वाला कोई नहीं है, तो चार्ली अब क्या करेगा। वो अपनी सारी ज़रूरत के सामान प्लेन से बाहर निकाल लेता है और फिर मैप में देखने लगता है कि आखिर वो लोग कहाँ पर फंसे हुए हैं, पर उसे कुछ पता ही नहीं चल पाता। अब वो ढेर सारे पत्थर इकट्ठा करता और वो वही चीज़ लिखता है जो हर कोई किसी जंगल में फंसने पर लिखता है। जी हाँ, वो SOS का मार्क बना देता है ताकि कोई भी प्लेन यहाँ से गुजरे तो उन्हें देख सके। और वहाँ एक रेड फ्लैग भी लगा देता है ताकि उन्हें आसानी से देखा जा सके। इधर जेनी फिशिंग कर रही होती है, उसके लिए ये सब आम बात है क्योंकि वो बचपन से ऐसे ही माहौल में बड़ी हुई है। अब थोड़ी ही देर में वो अपने खाने का भी इंतजाम कर लेती है। उधर चार्ली रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश में लगा रहता है। तभी जेनी उसके लिए भी मछलियाँ लेकर आती है ताकि वो भी खा सके, लेकिन वो उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है, जिससे वो दूर जाकर बैठ जाती है। और कुछ देर बाद अंधेरा होने लगता है। चार्ली बहुत ही मुश्किलों से आग जलाता है, लेकिन वहीं जेनी बड़े ही आराम से आग जलाकर बैठी थी। वो उसे बात करने की कोशिश करता है, पर हर बार की तरह वो कुछ भी जवाब नहीं देती। वहीं शहर में चार्ली के दोस्त उसके डैड को बताते हैं कि वो उस ट्रिप के बाद से घर नहीं लौटा है। हमें नहीं पता कि वो इस समय कहाँ पर है। ये सुन के उसके डैड बहुत टेंशन में आ जाते हैं और वहीं उसकी गर्लफ्रेंड भी ये बात सुन लेती है और वो भी अब बहुत ही परेशान होने लग गई थी। इधर दूसरी तरफ अब सुबह हो गई थी। कल की रात शायद चार्ली के लिए हमेशा यादगार रहेगी क्योंकि उसने पूरी रात डर डर कर गुजारी थी। अगली सुबह वो फौरन रेडियो को ठीक करने में लग जाता है, लेकिन वो ठीक होने के बजाय उल्टा और खराब हो जाता है, जिससे वो बहुत गुस्से में आ जाता है और उस पूरे रेडियो को ही तोड़ डालता है। ये सब दूर बैठी जेनी देख रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। कुछ समय के बाद चार्ली को समझ आ जाता है कि उसे अब मदद के लिए यहाँ से बाहर निकलना होगा। बैठे बैठे कुछ भी नहीं होने वाला है, तो वो अपनी बंदूक और कुछ खाने का सामान को लेकर मदद मांगने के लिए निकल जाता है। उसे जाता हुआ देखकर जेनी भी उसे आवाज देती है। वो समझ जाता है कि वो भी उसके साथ चलना चाहती है, पर वो मना कर देता है क्योंकि वो बीमार है, इतनी दूर वो चल नहीं सकती।
तो वो उसके लिए कुछ खाने का सामान छोड़कर जा रहा था और कहता है कि वो मदद लेके जरूर वापस आएगा। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है चार्ली के डैड पे, जो अब बहुत परेशान हो चुके हैं। इधर चार्ली मदद के लिए बस चला जा रहा है। उसे न जाने कितने मीलों का सफर पूरा कर लिया है, पर अभी तक उसे यहाँ एक भी आदमी नहीं दिखा है। वो समझ जाता है कि जितना आसान ये सफर उसने समझा था ये उससे कई ज्यादा कठिन है, इसलिए वो वहीं रुककर थोड़ा आराम करता है। तभी तेज बारिश होने लगती है और ऊपर से कड़ाके की ठंड। वो जैसे तैसे करके उस रात को गुजार देता है और अगले दिन वो एक बार फिर आगे बढ़ता है, पर सुबह से दोपहर हो जाती है और उसे कोई भी नहीं मिलता है। अब बीच रास्ते में वो एक दलदल में भी फंस जाता है, लेकिन बड़ी ही मुश्किल से निकल पाता है। अब उस रात सोते हुए उसे अपना पास्ट का एक सपना याद आता है, जिससे हमें पता चलता है कि चार्ली पहले एयरफोर्स में था। वो अपने भाई के साथ एक देश में बमबारी कर रहा है, लेकिन उसका भाई उसे ऐसे करने से मना करता है, पर वो मानता नहीं है। इसी दौरान उसे कुछ बहुत तकलीफ महसूस होती है, तो वो उठ जाता है और वो देखता है कि उसके ऊपर मच्छरों ने हमला कर दिया है। ये कोई मामूली मच्छर नहीं होती, ये जंगली मच्छर होते हैं। अब वो वहां से भागना चालू कर देता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसे अपने सामने एक उल्लू बैठा हुआ दिखता है, जिसने उन सारे मच्छरों को मारकर उसकी जान बचाई थी। पर यहाँ कोई और भी मौजूद था। जी हाँ, यहाँ उसके पास जेनी भी मौजूद थी, जो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई थी। अब वो उसकी ऐसी हालत देखकर फौरन उसका इलाज करने लगती है अपने तरीके से, जिससे जल्दी से जल्दी उसे होश आ जाता है। लेकिन जब वो जेनी को अपने पास देखता है तो वहाँ जेनी नहीं थी। वो असल में आग जलाने के लिए लकड़ियां लेने जाती है। उसे ऐसा देखकर वो घबरा जाता और कहता है, तुम्हारी तबीयत खराब है ना, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ गई। तो यहाँ हमें एक और चीज पता चलती है कि जेनी को कुछ वर्ड्स आते हैं इंग्लिश के, जिसकी मदद से वो उसे अपने बारे में कुछ बातें बता पाती है। फिर यहाँ उन दोनों में बहुत सारी बातें होती है, जिसके बाद वो उसे एक जानवर का सूप बना के पिलाती है, जो चार्ली को बहुत पसंद आता है। तो यहाँ दोस्तों उसने अपनी बीमारी को भुला दिया था और चार्ली को ठीक करने में लग गई थी। अब इन सब चीज़ों को देखकर साफ पता चल रहा था कि जेनी को यहाँ रहने पर कोई भी दिक्कत नहीं है, वो तो आराम से सरवाइव कर पाएगी। पर चार्ली का क्या, वो आखिर कब तक ऐसे रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि चार्ली के फादर उसे ढूंढने के लिए अपने 2 पायलट भेज देते हैं, उसी जगह पे जहाँ पे वो उनके सामानों को छुपाया करता था। पर यहाँ हम देखते हैं कि जैक, जो कि चार्ली का कलीग है, वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता है। वो चार्ली से कहता है कि तुम अपने दोस्त को भूल जाओ, वो कब का मर चुका होगा। पर उसे ये बात बुरी लग जाती है, जिससे वो उसे बहुत सुनाता है। इसके बाद वो उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पे चार्ली ने सामान को छुपाया था, लेकिन वहां पर अभी कोई भी सामान नहीं है और इनको चार्ली का कोई भी सुराग नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ जेनी चार्ली के लिए जानवरों की खाल से जूते बनाती है, जिसे वो बहुत ही खुश होता है। उन दोनों के बीच में अब काफी बातें होती है। चार्ली भी उसकी चीजों को अब धीरे धीरे समझने लगा है। उसे उसका साथ अब पसंद आ गया है। वो ऐसी जगहों पर रहने के तौर तरीके धीरे धीरे सीख रहा है। अब एक दिन जेनी जब खाना बना रही होती है तो उसकी नाक से खून गिरने लगता है, जिसे देख के चार्ली समझ जाता है कि उसकी तबीयत अब ठीक नहीं है। वो उसे आराम करने को कहता है, पर जेनी इग्नोर कर देती है, ये कहकर कि वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन चार्ली समझ चुका था कि वो किसी भी तरह से चार्ली को घर भेजना चाहती है। जेनी दिल की बहुत ही अच्छी होती है दोस्तों। उस रात उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब भी हो जाती है, इसलिए वो एक कोने में जाकर चुपचाप रोने लगती है ताकि चार्ली उठ ना जाए। लेकिन वो उसकी आवाज सुनकर उठ जाता और उसके पास जाकर बैठ जाता है, पर वो कुछ कर नहीं सकता। उसे कुछ पता ही नहीं है कि इस बीमारी के बारे में। वहीं दूसरी तरफ चार्ली के डैड अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ढूंढने में लगे हैं। उन्होंने हार नहीं मानी है, इसलिए वो जैक को दोबारा से उसी जगह पर भेजते हैं उसे ढूंढने के लिए। तो वो सबके सामने कह देता है कि हमने उसे पूरी तरह से ढूंढ लिया है, पर वो हमें कहीं नहीं मिला है। इसमें हमारी क्या गलती है। असल में जैक नहीं चाहता कि वो वापस कभी आए, इसलिए वो अब दोबारा नहीं जाना चाहता, पर अपने बॉस की उसे सुननी पड़ती है। इधर चार्ली अब धीरे धीरे शिकार करना सीख रहा है। उसने मछलियां पकड़ना सीख ली है, लेकिन आज उसे एहसास होता है कि उसे ये रहते हुए काफी दिन हो गए हैं, पर अभी तक कोई भी मदद नहीं आई है। तभी अचानक से उसे प्लेन की आवाज सुनाई देती है और ये वही प्लेन था जिसमें जैक और चार्ली बैठे थे, लेकिन वो इतना ज्यादा ऊपर होता है कि उन्हें चार्ली दिखाई नहीं देता। हालांकि वो चिल्लाता भी है, लेकिन उसकी आवाज प्लेन तक पहुंच नहीं पाती और वो प्लेन वहां से चला जाता है। वो बहुत ही निराश हो जाता है और आकर जेनी से कहता है कि हमें अपनी पुरानी लोकेशन पर चलना चाहिए। कम से कम वहां पे अगर लोग हमें ढूंढने आए तो हम उन्हें दिख तो सकेंगे। अगर हम लोग ऐसे चलते रहे तो हमें कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। इसलिए अब दोनों फिर से वापस उसी जगह जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जाने से पहले जेनी चार्ली को अपने बनाए हुए जूते देती है, जिन्हें वो खुद पहनाती है और बताती है कि इसे पहन के पानी में भी जाया जा सकता है, क्योंकि ये पानी में खराब नहीं होते हैं। यहाँ जेनी चार्ली का पूरा ख्याल रख रही थी ताकि वो अपने घर सही सलामत पहुंच सके, क्योंकि उसने अपना घर खो दिया है। कुछ दिनों तक चलने के बाद दोनों एक क्रैश हुए प्लेन के पास पहुंचते हैं। तो चार्ली फौरन उसके अंदर जाता है, लेकिन वहां उन्हें पायलट का कंकाल मिलता है, जिसे देखकर जेनी बहुत डर जाती है और दूर जाकर बैठ जाती है।
और यहाँ चार्ली को प्लेन के अंदर से कुछ जरूरत का सामान मिलता है, लेकिन वो जब देखता है कि जेनी इसे खुश नहीं है तो वो उन सामानों को रख देता है। दरअसल जेनी चाहती थी कि उस पायलट को दफना दिया जाए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। चार्ली उसकी बात मान लेता है और फिर उसको और उसके सामानों के पास में दफना देता है। उसी रात चार्ली जेनी से जिंदगी का असली मतलब सीखता है कि कैसे इंसान अपने जीते जी किसी की मदद नहीं करता, लेकिन मरने के बाद उसकी मदद करने सब आते। और यहाँ जेनी चार्ली से कहती है कि अगर तुम्हें किसी की मदद करने का मौका मिले तो जरूर करना, जिससे तुम्हारी सारी गलतियां माफ हो जाएंगी। ये सब बातें सुनकर चार्ली को अपने बर्थडे वाली रात याद आती है जब उसने एक गरीब को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था जो उसे मदद मांगने आया था, और आज उसे इस बात का बहुत पछतावा हो रहा है। उधर चार्ली के डैड को अभी तक उसकी कोई भी खबर नहीं मिली है, इसलिए उन्हें यकीन हो जाता है कि अब वो मर चुका है। इसलिए वो ये बात उसकी गर्लफ्रेंड को भी बता देते हैं और फिर जैक को जॉब से निकाल देते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि ये आदमी उनके बेटे से नफरत करता है। सीन कट होकर पहुंचता है चार्ली पे, जो अब उसी जगह पहुंच चुका है जहां पे वो क्रैश हुआ था, लेकिन वो देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं आया था। अब ये देख के उसे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में अपने प्लेन को पूरी तरह से तोड़ डालता है और देखते ही नहीं यहाँ 2.5 महीने से ज्यादा का समय बीत जाता है। आज चार्ली की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो पूरे दिन उसी प्लेन में ठंड से बचने के लिए लेटा हुआ है। कुछ देर में जेनी उसके लिए कुछ खाने का सामान लेकर आती है। उस रात चार्ली को वो सपना आता है जब वो एक शहर के ऊपर बमबारी कर रहा था, लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि इस बारी उसके साइड में उसका भाई नहीं बल्कि जेनी बैठी थी, जो उसे ट्रिगर दबाने से रोक लेती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनी उसकी अच्छी तबीयत के लिए अपने देवता से प्रे भी करती है। उसकी तबीयत खुद खराब है, लेकिन वो चार्ली के लिए लगातार प्रे कर रही है। जेनी आज तक इससे पहले कभी भी चार्ली से नहीं मिली थी, पर वो उसके लिए वो सब कर रही है जो शायद कोई अपना भी नहीं करता है। यही शायद एक अच्छी जिंदगी का मायने है कि जहां भी आपको मौका मिले दूसरों की मदद जरूर करिए। कुछ समय के बाद उनके पास एक बकरियों का झुंड निकलता है जिसे ये दोनों शिकार करने की कोशिश करते हैं। वो इतनी सारी होती हैं कि इन्हें अपना निशाना ही नहीं मिलता, पर आखिर में शिकार हो जाता है। और इस बारी शिकार चार्ली ने किया था, यानी कि उसने शिकार करना सीख लिया है। वो दोनों पेट भर कर खाना खाते हैं, लेकिन अब ठंड बढ़ती जा रही है, इसलिए जेनी की तबीयत और ज्यादा खराब हो रही है। उसे गर्मी की सख्त जरूरत है, तो चार्ली उसके लिए फौरन एक टेंट बनाता है और जेनी उसके लिए जानवरों के खाल से उसके लिए कपड़े बनाती है। कुछ समय के बाद वो दोनों जब उसी टेंट में बैठे होते हैं तो जेनी उसे अपने परिवार के बारे में बताती है कि हम लोग बहुत ही खुश थे, लेकिन एक दिन न जाने कहां से एक बॉम्ब आकर हमारे गांव में गिर गया, जिसके बाद सब कुछ तबाह हो गया। कुछ लोग उस हमले में बच गए, जिनमें मैं भी थी, लेकिन उसकी रेडिएशन ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, जिस वजह से मुझे बीमारी हो गई। यहाँ धीरे धीरे चार्ली को समझ आ चुका था कि ये वही बॉम्ब था जो उसने गिराया था। हालांकि वो इस बारे में उसे कुछ बताता नहीं है, लेकिन उसकी बातें सुनकर उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है कि आखिर उसके एक बॉम्ब ने पूरे गांव को कैसे तबाह कर दिया। अब सवेरा हो जाता और चार्ली कहता है कि अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ कोई भी आने वाला नहीं है, हमें खुद ही आगे बढ़ना होगा। जिसके बाद दोनों अपनी जरूरत का सामान लेकर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। बीच में उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ दिनों बाद वो बर्फीले इलाके में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे ना तो एक भी जानवर थे और ना ही एक पेड़ था। ये दोनों बस अकेले चले जा रहे थे, पर अब जेनी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनों पैरों पर चल सके। उसके मुंह से लगातार खून गिरता जा रहा था। अब चार्ली फौरन ये देखकर उसके पास जाता और गली से लगा लेता है और हौसला रखने को कहता है, पर वो चल नहीं पाएगी तो वो उसके लिए एक लकड़ी का सपोर्टर बनाता है और उसे खींचते हुए आगे बढ़ता है, क्योंकि वो जेनी को छोड़ने वाला नहीं है, उसे वो बचा कर रहेगा। वहीं दूसरी तरफ चार्ली के डैड उसका फ्यूनरल कर रहे हैं। चर्च में वो चार्ली के लिए लास्ट स्पीच दे रहे होते हैं कि कैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी प्लेन को उड़ाते हुए गुजार दी, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है और मैं आखिरी बार अपने बेटे से मिल भी नहीं पाया, मेरा बेटा चार्ली। चार्ली की गर्लफ्रेंड के घर से भी उसके सारे सामान को ले जाया जा रहा है, जिसे उसकी गर्लफ्रेंड ने दिया था, लेकिन उसने अभी तक उसे खोला भी नहीं है। और इधर दूसरी तरफ इतने दिनों से लगातार चलते हुए दोनों बहुत ही ज्यादा थक चुके थे। ऊपर से अब जेनी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो दोनों एक जगह रुकते हैं जहाँ पे जेनी चार्ली से कहती है कि ये बूट्स भले ही अच्छे ना हो, लेकिन ये शायद तुम्हें मेरे लोगों तक पहुंचा सके, तुम अपना ख्याल रखना। और इसी के साथ वो सो जाती है। नेक्स्ट डे जब चार्ली उठता है तो जेनी वहां नहीं थी। वो फौरन बाहर जाकर उसे ढूंढने लगता है, पर जेनी उसे कहीं नहीं मिलती। वो उसके पैरों के निशान का पीछा करता है और थोड़ी दूर जाने पर उसे एक आउल मिलता है, जिसे देख के वो समझ जाता है कि उसने खुद का सैक्रिफाइस दे दिया है। असल में जेनी नहीं चाहती थी कि वो उसके ऊपर बोझ बनकर रहे, और इसी के साथ वो उल्लू भी वहां से उड़ जाता है। चार्ली जेनी के सारे सामानों को एक जगह पर रख देता है, या उसके पास वो हाथी का दांत भी था जिसके बदले में उसने जेनी को ले जाने का सौदा किया था।
पर अब जाके उसे समझ आ चुका था कि असल में जेनी उसके लिए एक फरिश्ता बनकर आई थी जो उसे जिंदगी का असली मायने बताकर चली गई। उसने खुद के हाथों से उसके पूरे गांव को जलाकर भस्म कर दिया। अगर वो उस दिन ऐसा नहीं करता तो शायद वो आज ठीक होती। वो उसकी याद में एक समाधि बनाता है जिससे कि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। अब यही सब बातें सोचते हुए वो और आगे बढ़ने लगता है, पर यहाँ चार्ली पूरी तरीके से टूट चुका था। वो अगर थोड़ी दूर और चला तो शायद बेहोश हो जाएगा, लेकिन शायद ये जेनी के प्रार्थनाओं का असर था कि कुछ दूर चलने के बाद उसे अपने सामने कुछ लोग दिख जाते हैं जो किसी कबीले के थे, जैसे कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जो उसे देख लेते हैं और फौरन उसके पास जाके उसकी जान बचाते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी हमें सामने वाले आदमी को देखकर जज कर लेते हैं कि वो कैसा है, लेकिन उसके अंदर की अच्छाई हम पहचान नहीं पाते। ये कहानी आपको क्या सीख देती है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। तो गाइस, इस वीडियो में एम करते हैं 300 कमेंट का। कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।